रातों रात 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक ऐतिहासिक ऐलान और गहरे समंदर के बीचों बीच भारतीय मार्कोस कमांडोज का वो खौफनाक एयर ड्रॉप। आखिर क्यों, जब लाल सागर के अंदर अमेरिका और यूरोप के अरबों डॉलर के जहाज धू धू करके जल रहे, तब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भारत के आगे हाथ क्यों फैलाने पड़े? क्या भारत के शिपयार्ड्स के अंदर कमर्शियल जहाजों के नाम पर किसी महायुद्ध की खामोश तैयारी चल रही है? मलक्का स्ट्रेट के उस सकरे रास्ते के अंदर भारतीय नौसेना ने आखिर वो कौन सा मौत का फंदा बिछा दिया है जो एक इशारे पर चाइना के पूरे आर्थिक साम्राज्य का दम घोंट सकता है? लक्षद्वीप और अंडमान के घने जंगलों और समंदर के नीचे ऐसा क्या छिपाया जा रहा है जिसे दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट्स भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और ये सवाल सिर्फ हवाई बातें नहीं है। समंदर की लहरों के नीचे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है और इस पूरे गेम के सेंटर में अब सिर्फ एक ही देश है और वो है भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कैसे भारत ने अपनी डिफेंसिव रणनीति को रातों रात एक आक्रामक ऑफेंसिव रणनीति के अंदर बदल दिया और दुनिया की नेवल पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए पलट करके रख दिया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है मार्च 2024 के उस ऑपरेशन से जिसने ग्लोबल मिलिट्री एक्सपर्ट्स के रोंगटे खड़े कर दिए थे। बुल्गारिया का एक मालवाहक जहाज एमवी रोइन अरब सागर से गुजर रहा था। तभी अचानक से सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया और 17 क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया। लुटेरों ने उस माल्टा फ्लैग्ड जहाज को एक मदरशिप के अंदर बदल करके रख दिया। उनका मास्टर प्लान था कि इसी मदरशिप का इस्तेमाल करके वो समंदर के बीच से गुजरने वाले दूसरे कमर्शियल जहाज़ों के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन्स फायर करेंगे। दोस्तों, 14 दिसंबर 2023 को ही एक जहाज लुटेरों के कब्जे में था और वो इसे एक फ्लोटिंग मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोई आम हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड को बंधक बनाने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन दोस्तों, जब ये खबर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पहुंची तो भारत के टॉप लेवल से, जिसके अंदर खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का इनपुट भी शामिल था, एक सीधा और क्रूर आदेश गया। इंडियन नेवी को क्लियर मैसेज दिया गया, लुटेरों को समंदर में ही खत्म कर दो और बंधकों को बिना एक भी खरोंच के वापस लेकर के आओ। इसके बाद में दोस्तों, अगले 40 घंटों के अंदर समंदर के अंदर जो बवंडर उठा उसने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म्स को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। 16 मार्च 2024 को भारतीय वायुसेना का भारी भरकम C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के तट से उड़ान भरता है, हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर के ठीक ऊपर पहुंचता है और फिर अचानक से मौत की छलांगें लगाना स्टार्ट हो जाती हैं। भारत के सबसे खूंखार मार्कोस कमांडोज अपनी कॉम्बैट रबर बोट्स के साथ में सीधा हवा से समंदर के अंदर पैराशूट ड्रॉप करते हैं। दोस्तों, ये वो मंजर था जिसे देख करके दुनिया भर की नेवी के होश उड़ गए। दूसरी तरफ से पानी चीरते हुए भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता और पेट्रोल वेसल INS सुभद्रा मौके पर पहुंचते हैं और दोस्तों, उस मदरशिप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दोस्तों, आसमान से MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स लुटेरों को लगातार ट्रैक कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही ड्रोन ने निगरानी स्टार्ट की, लुटेरों ने घबराहट के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाब में INS कोलकाता ने भी अपनी महाविनाशक तोपों का मुंह जहाज की तरफ कर दिया। दोस्तों, 40 घंटे चले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशन के क्लाइमेक्स के अंदर सभी 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार डाल दिए और घुटनों के बल बैठ करके भारत के सामने सरेंडर कर दिया। बुल्गारिया, अंगोला और म्यांमार के सभी 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया था। दोस्तों, इस एक हवा से समंदर तक के मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडियन ओशन का असली बॉस कौन है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो जरा जनवरी 2024 के उस 24 घंटे वाले
ब्लिट्जक्रेग ऑपरेशन के ऊपर भी नजर डाली। 4 जनवरी 2024 को लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला मॉर्फोल्क से UKMTO यानी कि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को एक पैनिक कॉल आती है। अरब सागर के अंदर सोमालिया के तट के पास में 5 से 6 हथियारों से लैस लुटेरे जहाज के ऊपर चढ़ चुके थे। इस जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 15 भारतीय शामिल थे। जैसे ही ये कॉल इंटरसेप्ट हुई, भारतीय नौसेना ने पलक झपकते ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अपने महाविनाशक युद्धपोत INS चेन्नई को तुरंत अपना रास्ता बदल करके फुल स्पीड में उस हाईजैक हुए जहाज की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया गया। 5 जनवरी की सुबह होते ही भारत के P-8I पोसेडन समुद्री गश्ती विमानों ने उस जहाज के ऊपर उड़ान भरना स्टार्ट कर दिया। आसमान से दोस्तों लुटेरों को सख्त वार्निंग दी गई। दोस्तों भारतीय कमांडोज की दहशत इतनी ज्यादा थी कि उस दिन दोपहर के अंदर जब INS चेन्नई से मार्कोस कमांडोज ने जहाज के ऊपर धावा बोला और पूरे एरिया को सैनिटाइज करना स्टार्ट किया, तो लुटेरे जहाज छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए। कमांडोज ने सभी बंधकों को स्ट्रांग रूम से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा ऑपरेशन क्लीन हो गया। दोस्तों आखिर ये ऑपरेशंस इतने जरूरी क्यों थे और दुनिया इसे इतनी बारीकी से क्यों देख रही थी? तो दोस्तों याद कीजिए वो वक्त जब यमन के हुती विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, ड्रोन्स दाग रहे थे। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चौक हो गई। अमेरिका और यूरोप का अरबों डॉलर का ट्रेड और व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत भी यहां से सामान लेता है, लेकिन दोस्तों वेस्टर्न पावर्स के पास में इस पूरे इलाके को सिक्योर करने की कैपेसिटी बहुत ही कम पड़ गई। अमेरिका के तमाम ऑपरेशंस के बावजूद हुती विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब भारत ने अपने INS कोलकाता, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम जैसे खतरनाक युद्धपोतों को फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय कर दिया। दुनिया ने देखा कि बिना किसी झिझक के फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर के अगर कोई नेवी इंटरनेशनल वाटर के अंदर पुलिसिंग कर सकती है तो वो केवल भारतीय नौसेना है। दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आज ये मानने पर मजबूर हैं कि मिडिल ईस्ट लेकर के इंडो पैसिफिक तक भारत ही वो इकलौता नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है जो इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल ट्रेड को बचा सकता है। अब दोस्तों कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो चाइना की रातों की नींद उड़ा रही है। दोस्तों चाइना के पास में आज की तारीख के अंदर 800 से ज्यादा नौसैनिक पोत हैं, जिनमें से 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 61 से लेकर के 68 सबमरीन्स का विशाल बेड़ा मौजूद है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के आंकड़ों के मुताबिक चाइना के पास में करीब 841 छोटे या फिर बड़े युद्धपोत हैं, जो नंबर्स के मामले में अमेरिका और रशिया से भी ज्यादा हैं। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी लगातार अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के तहत जिबूती, पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और कंबोडिया के रीम नेवल बेसिस के ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रही है। दोस्तों चाइना की 2.5 लाख सैनिकों वाली ये नौसेना पूरे इंडो पैसिफिक के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों जरा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की नेवी को भी देख लीजिए। बजट की कमी के कारण पाकिस्तान की नेवी आज भी एक ग्रीन वाटर नेवी बनकर के रह गई है, जिसे सिर्फ अपनी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए ही डिजाइन किया गया है। तुर्की और चाइना की मदद से बनी हैंगोर क्लास सबमरीन्स के बावजूद उनके पास में आज की डेट में कुल 121 से 148 छोटे या फिर बड़े जहाज हैं, जिनमें से करीब 36 प्रमुख फ्रंटलाइन लड़ाकू युद्धपोत हैं और 8 से 9 सबमरीन्स मौजूद हैं। ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना कोई बड़ा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों पाकिस्तान को तो भारत ने बहुत पहले ही इस रेस से आउट कर रखा है। असली टक्कर केवल चाइना के साथ में है। दोस्तों भारत चाइना की इस भारी भरकम भीड़ का मुकाबला सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि शार्प स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी से कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट, जहां से चाइना का ज्यादातर तेल और व्यापार गुजरता है, वहां भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर तब्दील कर दिया है। अगर कल को ताइवान या फिर लद्दाख के अंदर कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करके चाइना की इकोनॉमी को केवल 1 सप्ताह के अंदर घुटनों पर ले आएगा।
इसके अलावा दोस्तों भारत ने लक्षद्वीप के अंदर अपना नया नेवल बेस INS जटायु शुरू कर दिया है, जिससे अरब सागर और मालदीव के पास में अपनी सीधी उपस्थिति दर्ज हो सकी है। क्वाड देशों के साथ मिलकर के भारत लगातार इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखने की रणनीति के ऊपर काम कर रहा है। मतलब दोस्तों भारत ने अपनी नेवल पावर को बहुत तेजी के साथ में बढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपसे भी है, और वो अपने आप में बेहद खास है। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के सुपर पावर्स अपने सबसे खुफिया अधिकारियों को भारत के गुरुग्राम में क्यों भेजा है? दोस्तों हमारे गुरुग्राम के अंदर मौजूद IFCIOR यानी कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन एक ऐसा हाईटेक सर्विलांस हब है जहां से भारत पूरे हिंद महासागर के अंदर गुजरने वाले हर एक जहाज की लाइव डेटा ट्रैकिंग करता है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के संपर्क अधिकारी इस सेंटर के अंदर बैठते हैं ताकि उन्हें भारत से क्रिटिकल खुफिया जानकारी मिलती रहे। जो देश कल तक हमें सर्विलांस टेक्नोलॉजी देने से कतराया करते थे, आज वो हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। लेकिन दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और साइलेंट मास्टर स्ट्रोक तो अभी आना बाकी है। भारत सिर्फ वेपन्स के दम पर समंदर पर राज नहीं करना चाहता है, बल्कि वो समंदर की इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग को भी पूरी तरह से कैप्चर करना चाहता है। भारत ने घरेलू जहाजरानी और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के एक ऐतिहासिक वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। ये वो क्रांति है जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट को हिला करके रख देगी। दोस्तों इस महा पैकेज के अंदर 24,736 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लागू की गई है। इसका सीधा मकसद ये है कि भारतीय शिपयार्ड्स को चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों के बराबर ला करके खड़ा करना है, ताकि कोस्ट का जो डिसएडवांटेज है उसे खत्म किया जा सके। यही नहीं दोस्तों, 25,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है। इनमें 20,000 करोड़ का मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड और 5,000 करोड़ का इंटरेस्ट इंसेंटिवाइज्ड फंड इंक्लूड है, जो इस पूरे सेक्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देगा। इसके अलावा दोस्तों करीब 20,000 करोड़ की लागत से शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके जरिए भारत अपनी उत्पादन क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन ग्रोस टेनेज तक लेके जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर 3 नए ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर फैसला ये लिया गया है कि 19 सितंबर 2025 से 10,000 ग्रोस टेनेज से ऊपर के भारतीय ध्वज वाले कमर्शियल जहाजों और भारत में निर्मित 1500 ग्रोस टेनेज से ऊपर के जहाजों को सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। दोस्तों भारत सरकार ने 400 से ज्यादा नए जहाजों का एक विशाल फ्लीट एक्विजिशन करने का प्लान भी रेडी कर लिया है। ये सब मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का हिस्सा है, जो भारत को एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर हाउस बनाएगा। दोस्तों इस पूरे इंडस्ट्रियल बूम का सीधा असर हमारी नौसेना की ताकत के ऊपर पड़ेगा। भारतीय नौसेना ने अपने लिए एक बहुत ही एम्बिशियस विजन सेटअप किया है, मिशन 2035। दोस्तों वर्तमान में हमारे पास में लगभग 150 बड़े युद्धपोत और सबमरीन्स हैं, लेकिन देश के अलग अलग शिपयार्ड्स के अंदर इस वक्त 50 से ज़्यादा अत्याधुनिक जहाज और सबमरीन्स बहुत तेजी के साथ में बनाई जा रही हैं। भारत का स्पष्ट टारगेट है 2035 तक 200 से ज़्यादा जहाज़ों का एक ऐसा घातक बेड़ा तैयार करना जो गहरे समंदर के अंदर जाकर के अपनी निर्बाध ताकत को दिखा सके। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पहले ही साबित कर चुका है कि भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तैनाती और अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स इस बात की गारंटी हैं कि भारत किसी भी बड़े थ्रेट को पल भर के अंदर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब दोस्तों एक आम आदमी को ये तमाम बातें समझनी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं है,
दोस्तों, जब हमारे समंदर सुरक्षित होते हैं तभी हमारे देश का व्यापार, हमारा क्रूड ऑयल और हमारे एक्सपोर्ट्स और साथ ही हमारी पूरी इकोनॉमी सेफ रहती है। भारत ने अपनी मैरीटाइम पॉलिसी को अब पूरी तरह से बदल दिया है। हम सिर्फ अपने तटों पर बैठकर के डिफेंस का काम नहीं करते हैं, बल्कि हम हजारों किलोमीटर दूर जाकर के ऑफेंसिव डिफेंस रणनीति अपनाते हैं। मार्कोस कमांडोज ने हवा से समंदर तक जो कहर बरपाया है वो इसी बदलते हुए माइंडसेट का नतीजा है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया का पावर सेंटर अटलांटिक महासागर से शिफ्ट होकर के इंडो पैसिफिक के अंदर आ चुका है। अमेरिका और यूरोप को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि 21वीं सदी के अंदर अगर एशिया का पावर बैलेंस चाइना के पक्ष में झुकने से रोकना है तो दुनिया के पास में भारत की नौसेना ताकत को सपोर्ट करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में हमारे रक्षा संबंध अपने चरम पर हैं। दोस्तों, 69,725 करोड़ का ये नया ऐलान सिर्फ जहाज बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही स्पष्ट ग्लोबल स्टेटमेंट है कि भारत अब किसी भी बाहरी ताकत के ऊपर अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा। भारत एक नए ग्लोबल मैरीटाइम एम्पायर की नींव रख रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।